नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास सीखे, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आपके आज है आपका 20 जून और 20 जून से दोस्तों आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का एग्जाम स्टार्ट हो गया था, जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। इन सेकंड शिफ्टों में आपके जीके जीएस के पोर्शन से 25 प्रश्न पूछे गए थे। उन 25 प्रश्न में से जितने भी अधिकतम रियल प्रश्न हो सकते थे वो प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि आगरा शहर का स्थापना है जो किसने किया था। हाँ, वही आगरा जहाँ पर दोस्तों आपका ताजमहल है। ठीक है, तो आगरा शहर का जो स्थापना है आपका सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी की बात करेंगे तो ये लोदी वंश का राजा था, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। और लोदी वंश का अंतिम राजा आपका इब्राहिम लोदी था, जिसके साथ बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध किया था और भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, सिकंदर लोदी की बात करेंगे तो 1489 से लेकर आपका 1517 ईस्वी तक है जो कि शासन किया था। आधुनिक जो आगरा आप देखते हैं जहाँ पर ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था, उसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने किया था। उसने 1506 में राजधानी को दिल्ली से आगरा हस्तांतरित भी कर दिया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और आगरा का जो स्थापना है, अगर आपसे वर्ष पूछा जाता है तो 1504 इसका राइट आंसर होगा। और 1504 में स्थापना करता है, 1506 में राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर देता है। इसके अलावा मुगल वंश का संस्थापक बाबर भी कुछ समय के लिए आगरा में रहा था। उसने वर्गाकार फारसी शैली के बगीचों की अवधारणा को भी यहाँ लागू किया था। साथ में बादशाह अकबर ने आगरा के पास आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण कराया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था, तो आपका अकबर ने कराया था। इसके अलावा आगरा से संबंधित फर्स्ट शिफ्ट में आपका एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मुगल सम्राट को आगरा में औरंगजेब के द्वारा कैदी बना लिया गया था, तो उसका राइट आंसर आपका शाहजहां था। ठीक है, शाहजहां को ही आपका औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में आपका आगरा के किला में ही कैदी बना लिया था और उसको 1666 तक उसी कैद में रखा था। बाद में शाहजहां का मृत्यु हो जाता है, फिर औरंगजेब आपका मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। ठीक है, तो ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो विद्युत का सुचालक पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका शुद्ध जल हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध जल इसका राइट आंसर होगा। अच्छे चालक को पदार्थ होते हैं जहाँ विद्युत प्रवाह को उनके माध्यम से गुजरने देता है, जैसा कि आपका तांबा हो गया, चांदी हो गया आदि धातु सुचालक होती है। ग्रेफाइट भी एक अच्छा चालक है। इसके अलावा इनका उपयोग कंडक्टिंग वायर के लिए किया जाता है। और खराब चालक की बात करेंगे तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत प्रवाह को उनके माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं देता है, जैसा कि लकड़ी हो गया, हीरा हो गया, प्लास्टिक हो गया, शुद्ध पानी हो गया। ठीक है, इसके अलावा इनका उपयोग स्विच, इंसुलेटिंग कवर आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और शुद्ध जो जल है विद्युत का कुचालक होता है। अशुद्ध जल की बात करेंगे तो अशुद्ध जल या शुद्ध जल होता है जो इसलिए विद्युत का कुचालक होता है। बाकी पीडीएफ में आपको दिया रहेगा, आप लोग वहाँ से भी आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। पॉवर्टी की बात करेंगे तो गरीबी या निर्धनता, जीवन जीने के साधन या इससे हेतु धन के अभाव की स्थिति है। पॉवर्टी मतलब गरीबी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दुनिया में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। दुनिया में नहीं, दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो दूध की बात करेंगे तो दूध में बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है आपका दूध में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से संबंधित है। लैक्टोज और अन्य सरल शर्करा को लैक्टिक एसिड में तोड़ने की क्षमता होता है। ठीक है, तो दूध में बैक्टीरिया को पाया जाने वाला बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट या सौर ऊर्जा प्लांट की बात करेंगे तो यह राजस्थान के जोधपुर जिले के फलौदी तहसील के भरला में है और इसकी सौर ऊर्जा क्षमता 2250 मेगावाट है और यह 14,000 एकड़ के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका जोधपुर हो जाएगा। अगर आपसे राज्य का नाम पूछा गया हो तो राजस्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2011 में भारत की जनगणना कार्य कितने चरण में किया गया था। तो भारत का जनगणना 2011 में 2 चरण में हुआ था।
तो इसका राइट आंसर आपका 2 चरण हो जाएगा। 2011 का जनगणना आपका 15वीं जनगणना था, लेकिन अगर आपसे आज़ादी के बाद पूछेगा तो आज़ादी के बाद ये आपका 7वीं जनगणना था, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो ये आपका 1951 में हुआ था। 2011 का जनगणना 2 चरण में हुआ था। एक आपका मकान का सूचीकरण किया गया था, फिर बाद में आपका जनसंख्या का गणना किया गया था। 2011 का जो जनगणना है इसमें जो आपके चंद्रमौली हैं जो कि आपका जनगणना आयुक्त थे, जनगणना जो आयुक्त थे वो आपका गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2011 का जनगणना ही भारत का अभी तक का अंतिम जनगणना है। हर 10 साल के बाद आपका जनगणना होता है। 2021 में होना था लेकिन अब तक आपका जनगणना नहीं हुआ है। 2011 की जनगणना से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि अधिकतम जनसंख्या किस राज्य का है, तो आपका यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या है। फिर पूछा जाता है सबसे कम जनसंख्या किसका है, तो सिक्किम का है। पूछा जाता है आपका सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है, तो केरल का है। पूछा जाता है सबसे कम साक्षरता दर कहाँ का है, तो ये आपका बिहार का है। भारत का साक्षरता दर कितना है, तो भारत का साक्षरता दर 74.04% है। पूछा जाता है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात राज्यों की बात करेंगे तो बिहार हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो दिल्ली हो जाएगा। ओवरऑल की बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में तो दिल्ली ही इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात पूछा जाएगा तो आपका अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार करके आपको रिलेट करके याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के गोदीबारा की खोज कहाँ पर की गई है। गोदीबारा यानी कि डॉक यार्ड, जिसे कि हम लोग आमतौर पर आज के समय में बंदरगाह के रूप में जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो एक जगह है लोथल जो कि दोस्तों आपका गुजरात में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो लोथल है सबसे पुराना गोदीबारा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जवाहरात मोती और गनों के व्यापार में मदद करता है, ठीक है। तो लोथल कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मोहनजोदारो जो कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदारो की बात करेंगे तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। यहाँ पर आपका महान स्नानागार की खोज की गई है। हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा जो कि आपका रावी नदी के किनारे है, ठीक है। सबसे पहला जो स्थल है आपका हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा ही था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था, ठीक है। वहाँ पर आपका अन्न भंडार मिला है, ठीक है। भारत की राखीगढ़ी की बात करेंगे तो भारत में सबसे बड़ा जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो आपका राखीगढ़ी है, जो कि आपका हरियाणा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, ठीक है। आपसे पूछा गया था कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है आपका क्या है। आप लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11, ठीक है, जिसमें से 10 मौलिक कर्तव्य आपका 1976 में जोड़ा गया था, जिसके लिए आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, जो कि आपका स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, ठीक है। लेकिन आप वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य देखते हैं। वो जो एक मौलिक कर्तव्य था वो जोड़ा गया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से, वो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना और माता पिता के द्वारा यह सुनिश्चित करना कि उनके बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, ठीक है। यह भारत के संविधान में 86वां संशोधन 2002 के शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 4A में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य से संबंधित और प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है कौन से भाग से संबंधित है, तो भाग 4A से। आपसे अनुच्छेद पूछा जाता है तो आर्टिकल, अनुच्छेद की बात करेंगे तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 51। पूछा जाता है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। और पूछा जाता है किस समिति की सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रयाग प्रशस्ति कोट के पोएट कौन है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति एक दोस्तों आपका क्या है, तो अभिलेख है, जिसकी रचना आपका हरिसेन के द्वारा किया गया था। हरिसेन की बात करेंगे तो हरिसेन आपका गुप्त जो सम्राट है समुद्रगुप्त, ठीक है, उसका दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है, समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त का ही दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना है जो कि किया था, ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, जिसे हरिसेन के द्वारा रचित 33 पंक्तियाँ शामिल है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। बाद में फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था कि जो आपका ये कालिदास है, कालिदास वो किसका दरबारी कवि था, तो कालिदास की बात करेंगे तो कालिदास आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था, ठीक है, जो कि आपका गुप्त सम्राट का ही शासक हुआ करता था। और चंद्रगुप्त को आपका विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया NHAI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है,
तो NHAI की बात करेंगे जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका संतोष कुमार यादव हो जाएंगे, जो कि IAS है, और वही आपके NHAI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जिसका फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और हिंदी में कहें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण होता है। ठीक है, इसके अलावा NHAI के अध्यक्ष में शामिल होने से पहले ये जो आपके संतोष कुमार यादव हैं, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रिकी केस ने निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए 2023 में अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डिवाइन टाइड्स। ठीक है, डिवाइन टाइड्स के लिए रिकी केस को अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा रिकी केस ने 2023 में एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है। डिवाइन टाइड्स रिकी केस और लोनी पार्क, राउटर केलरमैन और अन्य सहित कई अन्य कलाकारों के बीच एक सहयोगी एल्बम है। रिकी केज की पिछली ग्रैमी जीत उनके एल्बम बैंड्स ऑफ संचार 2015 में और बेलाड ऑफ माया 2019 के लिए थी, यानी कि रिकी केज ने अब तक 3 ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ठीक है, किसके लिए? एक आपका 2015 में बैंड्स ऑफ संसार के लिए, एक आपका 2019 में आपका बेलाड ऑफ माया के लिए, एक 2023 में आपका डिवाइन टाइड्स के लिए। तो इसको आप याद रखिएगा। बाकी बात करेंगे तो अक्टूबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में रिकी केज को संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत UNCCD नामित भी किया गया था। ठीक है, इसके अलावा रिकी केज को GQ पत्रिका के द्वारा GQ हीरो 2020 के रूप में भी चुना गया था। उन्हें 2023 में GQ मैन ऑफ द ईयर का ताज पहनाया गया था। वो राजदूत के रूप में पृथ्वी दिवस नेटवर्क का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ठीक है, बाकी इतना ही क्वेश्चन अब तक आपके सेकेंड शिफ्ट का मिला है, बाकी और भी मिलेंगे, उसको हम लोग ऑल शिफ्ट के वीडियो में देखेंगे। ऑल शिफ्ट के वीडियो में देखने के साथ साथ आपको हम PDF में भी देंगे। ठीक है, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और इधर उधर के बातों में मत रहिएगा। आपका जो क्वेश्चन है खूब आपके PYQ से ही पूछे जा रहे हैं। जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हो चुके हैं 2023 से लेकर अभी वर्तमान समय तक, अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपको GK GS में आप 25 में 22-23 तो आराम से कर रहे होंगे। ठीक है, तो इधर उधर के बातों में मत रहिएगा कि मेरा PDF से लड़ रहा है या मेरा PDF से जो क्वेश्चन है जो कि आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।